नमस्कार। बालों का पर्सनैलिटी में बहुत महत्व रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बाल ही पर्सनैलिटी के लिए सबसे जरूरी चीज हो। लेकिन बालों की भूमिका को हम कम करके नहीं आंक सकते। यही वजह है कि आज यूनानी, आयुर्वेदिक, फार्मेसी, एलोपैथी, ग्राफ्टिंग से लेकर ना जाने कितनी कितनी टेक्निक बालों को उगाने के लिए हमारे बीच हैं, और इतना बड़ा कारोबार बालों को लेकर हमारे देश में चल रहा है। बालों पर अब तो फिल्में तक बनने लगी हैं। अभी आपने उजड़ा चमन नाम से फिल्म देखी थी, जो गंजेपन पे बनी थी, और बड़ा धमाल किया उस फिल्म ने। हर व्यक्ति ने देखा और हर चेहरे पे उस फिल्म को देख के मुस्कान आई। बॉलीवुड में भी अगर आपने देखा होगा तो जुल्फों पे ना जाने कितने सैकड़ों गीत बने हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। शायरों ने भी जुल्फों पे बहुत शायरी की है कि तुम जुल्फों को अपनी सवारा ना करो, मुझे बिखरने में मजा आता है। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। न जाने जुल्फ को लेकर कितनी कितनी कविताएं और सब लिखा गया। आज हम इन बालों को लेकर ही बात करने वाले हैं। हमारे बीच फतेहाबाद के जन्मे, फतेहाबाद में पले बढ़े और यहाँ से ही तरक्की करके चंडीगढ़ पहुंचे हमारे डॉक्टर नव विक्रम कंबोज, जो कि हेयर सर्जन हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आज हमारे बीच हैं। वो चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। हम उनका स्ट्रीट मेल टीवी स्टूडियो पर स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कैसे फतेहाबाद से चंडीगढ़ तक पहुंचे। जी, सबसे पहले तो हमारे जो बड़े भाई हैं, सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने बड़ा अच्छा एक नया इनिशिएटिव लिया है और स्ट्रीट मेल टीवी के नाम से जो इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ ये कि एक इसको मैं सराहनीय कदम कहूँगा। स्पेशली मेहता साहब ने मुझे कॉल किया, बोला कि जो भी आप स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, फतेहाबाद के निवासी यहीं के रहने वाले हैं, तो किस तरीके से आप अपना योगदान देना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप सबका सबसे पहले स्वागत है। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है जी कि बेसिकली जो मेरा गांव है वो एली सदर है, और रहने तो शुरू से बचपन जो है फतेहाबाद में भी था। सेंट सोल्जर स्कूल में हमने 5th-6th तक स्टडी करी। देन लेटर ऑन रोहतक शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज रोहतक में, पीजीआई रोहतक में, फिर सारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब किया। लौट के वापस फतेहाबाद आए और यहाँ पे विक्रम हॉस्पिटल के नाम से मैंने अपना 2006 में अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया गीता मंदिर रोड पे। तो वहाँ 4 साल बहुत मेहनत करी। तो फर्स्ट टाइम फतेहाबाद के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मल आईसीयू का कंसेप्ट में लेके आया था, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, सेंट्रल मॉनिटरिंग वाला सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ स्टार्ट किया। बट समहाउ ये लगा कि इससे बियॉन्ड, इससे आगे कुछ और सोचना चाहिए। तो फिर नया चैलेंज लिया कि जो सबसे स्ट्रगल वाली जगह है चंडीगढ़, वहाँ पे चल के और मेहनत करते हैं। तो चंडीगढ़ जब हम पहुँचे तो वहाँ देखा कि चीज़ें आसान नहीं हैं। फतेहाबाद में जो भाईचारा था, प्यार था, जो जनता के साथ सहयोग मिला हमें इनिशियली 3-4 साल में, वहाँ नदारत था। बट वो कहते हैं ना कि फतेहाबादी जिद्दी होते हैं तो लौट के आने का कोई हमारे पास चांस था नहीं। तो फिर वहीं पे हमने अपनी किस्मत आजमाई। तो आई वेंट टू यूएस, देन इजराइल एंड टर्की। 3 जगह से मैं कॉस्मेटोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट की अपनी फेलोशिप और ट्रेनिंग करी। उन ट्रेनिंग्स के बाद फिर हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और ये भी हमने एक शुरुआत करी चंडीगढ़ में जाकर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, कि हमने क्लब किया 3 चीज़ों को। हेयर फॉल की प्रिवेंशन से लेके जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर बीच में अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो उसका क्या सोल्यूशन है, देन लेटर ऑन उसके फॉलोअप्स के अंदर। तो ये पूरी चेन को हमने कंबाइन कर दिया। फिर ट्रांसप्लांट का जब हमने काम शुरू किया था 2010 में चंडीगढ़ में, तो उस वक्त क्या था कि हेयर ट्रांसप्लांट में लिमिटेशन ये थी कि कुछ सीमित नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स या रूट्स ही हम लगा सकते थे।
लाइक बेसिक जो ट्रांसप्लांट का मैं आपको बताऊं कि जो डोनर एरिया से रूट्स लेके हमें बॉल्ड एरिया के ऊपर प्लांट करनी है, बट उस वक्त बड़ी लिमिटेशन थी कि हमें एक दिन में जैसा गोरों ने सिखाया था कि 1500 से 2000 रूट्स लगानी है तो वो था। फिर हमने अपना खुद की रिसर्च, खुद की मशीनरी डेवलप करी। नियो प्लेटिनम के नाम से हमने एक नया अपना खुद का हमारा पेटेंट है, हमारा खुद का प्रोसेस है, वो स्टार्ट किया। और फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब चैनल, हमारा चैनल है हेयर साइंस विद डॉक्टर विक्रम। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो आपको हेयर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारी उसमें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो वहाँ पे लाइव हमने एक दिन में 7000 ग्राफ्ट्स, जो आज तक किसी ने इंडिया में ऑन कैमरा विद रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, वो हमने उस पर रिकॉर्ड किया और चलाया। हमारे लिए ये बड़े प्राउड की बात है कि फतेहाबाद का एक बेटा इतनी बड़ी उपलब्धि पे पहुंचा है, इतने मुकाम पे पहुंचा है जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो बालों की बात हो रही है, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये हेयर फॉल होता है ये होता क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हमें वहीं पे फोकस करना चाहिए। आज की डेट में हमारे क्लिनिक पे आप समझिए कि 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चे ऑलमोस्ट बॉल्ड होके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोल इसमें आजकल की स्ट्रेस, सुस्त लाइफस्टाइल और मोबाइल का ओवर यूज, एक जगह बैठे बैठे बॉडी की सर्कुलेशन नहीं है। सेकंड, जो हमें खाना फीड किया जा रहा है उसमें आप ये समझो कि जो दूध है, मिल्क है, अगर आपके पास रिलायबल सोर्स नहीं है तो उसमें ईस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है मिल्क में। यस, ईस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी स्टडीज हुई है इसके बारे में। मतलब मिल्क भी हेयर फॉल की एक वजह है। बता रहा हूँ, मिल्क के अंदर जो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है वो हार्मोनली बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की मात्रा को चेंज कर देता है। और उसके चेंज होने से अगर जीन्स के अंदर बॉल्डनेस या गंजेपन की जीन्स है, लाइक जैसे फादर को, दादा को कहीं बॉल्डनेस थी, तो उसके एकदम से समय से पहले ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन क्या? प्रिवेंशन सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी। हमारे बच्चे आज की डेट में, मेरे हों या आपके हों, सबको लेट के मोबाइल हाथ में रख के पढ़ना भी वही है और खेलना भी वही है, बाहर निकलने का, आउटडोर एक्टिविटीज़ का, वो सब बंद हो गया। जब भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक लेवल से क्रॉस करती है, बच्चों की जैसे खेलना है, फुटबॉल है, कुछ भी है, तो बॉडी अपने आप खुद को डिटॉक्सिफाई करती है एंड दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का लेवल रहता है। जितना स्टेगनेट होके बैठे रहेंगे और बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ेगा, डेफिनेटली हेयर फॉल का अगर कोई जीन एक्टिव है तो हेयर फॉल शुरू होगा ही होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या हेयर फॉल मेंस में ज्यादा है, वुमेन में ज्यादा हो रहा है या बच्चों में ज्यादा? अभी आज जो एक उम्र का हमारे पास डेटा कह लो पिछले 10 साल में हमने कलेक्ट किया है, जो मोस्ट वल्नरेबल एज है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, वो 21 साल से लेके और 28 साल के बीच में जो मेन भी और विमेन भी दोनों, इनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या आ रही है, बॉल्डनेस आ रही है। और प्रॉपर आप मानो कि जो सबसे छोटी उम्र का मैंने ट्रांसप्लांट किया मजबूरी में, उम्र सिर्फ 17 साल। 17 साल में मेरे को करना पड़ा, अदरवाइज वो बच्चा सुसाइड कर लेता। 17 साल की उम्र उसको कॉम्प्लेक्स हो गया था। यस, ही वाज नॉट एबल टू मूव आउट। मजबूरी थी, बट एथिकली बुक्स के हिसाब से हम नहीं कर सकते। एक एज चाहिए, 22-23 साल की एक एज चाहिए। क्या हेयर प्लांट से पहले भी कोई इसके कोई प्रिवेंशन के कोई तरीके हैं? यस, हेयर प्लांट से, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सारी चीजें हैं। अब जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कुछ चीजें आप नोट करके रखिए। सबसे पहला तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, मैं ये मान के चलता हूँ डेली 30 to 40 मिनट की आपकी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एरोबिक शामिल है। चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका हार्ट रेट, मान लिया रेस्टिंग हार्ट रेट आपका 70 है, इट शुड टच ऑलमोस्ट 130 to 135, ऑलमोस्ट डबल हार्ट रेट आपका हो जाना चाहिए उस आधे घंटे में। पहली रिक्वायरमेंट ये है। सेकंड, जो मल्टीविटामिन्स का दायरा है, फास्ट फूड तो आप भूल जाइए, दैट्स एब्सोल्युटली नो फूड टू कंज्यूम। फास्ट फूड को बिल्कुल खत्म करके अपनी लाइफ से जो हमारा वेजिटेबल्स हैं, जैसा कोरोना के दौर में अभी आप देख रहे हैं कि लोग बहुत जागरूक हुए हैं या फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन हुआ है, ये एक रूटीन रहना चाहिए, दिस शुड बी अ रूटीन। और थर्ड, क्योंकि हमारी सोशलाइजेशन नहीं है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम सब लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, उसको कहीं शेयर नहीं कर पाते।
ओके। तो पेरेंट्स का, पीयर्स का आपस में इंटरेक्शन, बातचीत, स्ट्रेस लेवल्स को एक खत्म करने के लिए वो भी बहुत जरूरी मतलब स्ट्रेस भी एक वजह है। 100%। हार्मोनल आपका एक अलग हो गया, लाइफस्टाइल जो सेकंड मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जो स्टेगनेट लाइफस्टाइल है हमारा, जो एक बिल्कुल लथार्जिक हो गए हैं बच्चे आज खास तौर पे, दैट इज वन बिग रीजन कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का, हार्मोन्स को डिस्पोज ऑफ करने का, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जरिया नहीं है। क्या कोई मेडिसिन से भी हेयर लॉस रोका जा सकता है डॉक्टर? यस, मेडिसिन से डेफिनेटली। जब शुरू में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला हमारा काम रहता है उनका मल्टीविटामिन का बॉडी का हम स्कैन करते हैं, जिसमें प्राइमरीली विटामिन D3 एक ऐसा, आप समझ लीजिए कि एसेंशियल एलिमेंट है जो कि हर एक बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक के शरीर में बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे रहना चाहिए। तो विटामिन D3 पहली चीज है, सेकंड बायोटिन, थर्ड B12 एंड चौथा आयरन लेवल, फेरिटिन लेवल्स। ये चार चीजें ऐसी हैं, जब भी हेयर फॉल आपका कहीं आपको देखने मिले किसी कहीं पे भी, और ये चार आपको टेस्ट, ब्लड टेस्ट जरूर करवाने हैं, D3, बायोटिन, B12 और फेरिटिन। ये चार टेस्ट अगर आपके नॉर्मल हैं, फिर जेनेटिक्स की तरफ फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है। अदरवाइज इन चारों के अंदर जो भी आपकी वीकनेस निकलती है मल्टीविटामिन की, सबसे पहले उसको एड्रेस करना चाहिए। डॉक्टर साहब B12 जो है, हाँ जी। वो वेजिटेरियन को कैसे वेजिटेरियन के लिए B12 का सबसे बढ़िया सोर्स स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स के अंदर जो हमारे साबुत मूंग के स्प्राउट्स हैं, इवन गेहूं के स्प्राउट्स, व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, वो प्लस जो भी हमारे पास, ये समझ लीजिए कि अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के अंदर भी काफी कंफ्लिक्ट है। कुछ लोग एग को नहीं मानते, लाइक, तो एग वाइट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं B12 का एक हमारे पास। अदरवाइज B12 आप ये समझ के चलिए, कहीं ना कहीं अगर एक प्रॉपर हम प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमारी गट के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से भी ये विटामिन हमारा मिलता रहता है। ये डॉक्टर साहब, बंदे ने सारे प्रिकॉशन कर लिए, हाँ। एक्टिविटी भी कर ली, मेडिसिन भी ले ली, आपने जो डाइट प्लान बताया वो भी अडॉप्ट कर लिया, बावजूद उसके हेयर लॉस नहीं रुक रहा और उसका हेयर लॉस हो गया, वो बाल्डनेस की तरफ चला गया, गंजा हो गया, तब वो क्या करे? अब इसमें जो पहली स्टेज होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ये चार टेस्ट अगर मल्टीविटामिन्स के आपके शरीर में नॉर्मल है, तो फिर इससे अगले स्टेप पे आ जाता है ट्रीटमेंट। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ऐसी वजह है जो इन चार चीज़ों से ऊपर है। फिर उसमें हमारे पास हेयर के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें एक PRP ट्रीटमेंट रहता है, फिर डर्मा रोलर रहता है, इसमें लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी रहती है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट रहता है, मीजोथेरेपी रहती है। ये सारे लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको कि हम स्कैल्प के ऊपर डायरेक्टली इस्तेमाल करके और रूट्स को वहीं पे स्टिमुलेट करते हैं। रीज़न कोई भी हो, हमें अल्टीमेटली रूट्स की स्टिमुलेशन यहाँ से मिल जाती है। इससे अगली स्टेज, अगर सब कुछ करने के बाद भी ड्यू टू जेनेटिक रीजन या कुछ भी अगर बॉल्डनेस हो गई, फिर हमारे पास जो लास्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर है डॉक्टर साहब? क्या ये OT में होता है? यस। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल प्रोसेस है। सर्जिकल प्रोसेस हम बोलते हैं जब भी हमारे शरीर को कट लगा के किसी टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह हम प्लेस करते हैं, ट्रांसप्लांट बेसिकली वो हो गया। और आपने ये देखा होगा कि जब भी बॉल्डनेस की स्टेट आती है कि आदमियों में, मेल्स के अंदर, इवन फीमेल्स के अंदर, तो जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये हमारा ठीक रहता है। जो बॉल्डनेस है प्राइमरीली ऊपर के हिस्से को अफेक्ट करती है। ये हमारा जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होता है बालों का कि जीन्स ऊपर के हिस्से को पकड़ती हैं, साइड वाला हिस्सा हमारा सेफ रहता है। तो इसलिए साइड को और बैक ऑफ द हेड को, इसको हम सेफ जोन बोलते हैं और इसी को हम डाउनर एरिया बोलते हैं। अब कॉमन सेंस है, कोई भी रीजन है, मल्टीविटामिन है, स्ट्रेस है, जो भी है, उसने जो इम्पैक्ट किया इस एरिया पे किया, साइड्स पे तो नहीं किया। तो इट मींस उस फोर्स के अगेंस्ट जो ये वाले हमारी रूट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। ठीक बात है। तो हम उसको लॉजिकली यहाँ से निकाल के और आगे वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग वाले हैं उसको वहां से उखाड़ के आगे ले। तो हमें बेसिकली आउटलुक एक चेंज करना होता है कि जो व्यक्ति एक बिल्कुल बॉल वाली स्टेट से है, उसको हमने एक जो फ्रंट और साइड वाला इंप्रेशन है उसका हम चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें सक्सेस रेट क्या है? बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो एज इट इज गंजे ही नजर आते हैं। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांट, आप एक चीज समझिए, मैंने आपको भी बताया कि कोई भी रीजन रहा, अब प्राइमरीली जो हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में करते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसमें कि फ्रंट से आपकी साइड्स गई, टॉप का हिस्सा गया, साइड्स आपकी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है।
जब ऐसी स्थिति में हमने ट्रांसप्लांट किया तो ये चीज़ भी साथ में है कि ट्रांसप्लांट से हमारा जो वो बॉल्डनेस वाली सिचुएशन चल रही थी वो तो चलती रहेगी, वो तो नेचुरल प्रोसेस है अंदर से। ट्रांसप्लांट तो हमने पीछे से उठा के आपका एक बार हमने कवर कर दिया, अब इसको भी संभालना हमें पड़ेगा, इसके लिए भी प्रॉपर हमें गाइडेंस चाहिए, जैसा कि मल्टीविटामिन्स हो गए, लगाने के लिए सीरम्स हो गए, सीरम्स स्पेशल यूँ समझिए कि पेप्टाइड सीरम्स है, मिनॉक्सिडिल है, कॉन्टिन्यूअस केयर रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रांसप्लांट कराया और अब आप भूल गए, नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते, जो केयर नहीं करते पूरी तरह, सक्सेस होके फिर फेल हो जाता है। ओके। और ऐसे में जैसे अब हम लोग का क्लिनिक, मतलब एक बार करवाने के बाद उसको रेगुलर केयर करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तो मेरा पीछा छूट गया, नो, सम और अदर काइंड ऑफ स्टिमुलस आपको डालना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब मान लीजिए किसी का पूरा ही गंजा है, कोई स्ट्रॉन्ग एरिया, डोनर एरिया ऊपर सिर पे नहीं है, हाँ, तो फिर आप कहाँ से उसमें हमारे पास जो फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं, अगर से फॉर एग्जांपल 100 फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट है या 100 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है और हमें स्कैल्प से बोले 30 मिल रहे हैं, बाकी जो हमारा 70 का डेफिसिट है, वील ट्राई कि अगर बियर्ड बहुत स्ट्रांग है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से से हम रूट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी स्ट्रेंथ और थिकनेस एक लेवल पे हो, उनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप उनकी थिकनेस पहले चेक करते हैं? हाँ, अंडर माइक्रोस्कोप पहले हम थिकनेस चेक करते हैं, कैलिपर्स होते हैं स्पेशल, तो उसमें माइक्रोन्स के हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये वाला फॉलिकल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो डॉक्टर साहब ये प्रोसीजर पेनफुल रहता है? नहीं, ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया में अगेन मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी हम लोग का एक प्रोसेस पेटेंट है जिसमें हम लेयरिंग टेक्निक से अल्ट्रासाउंड यूज करके एनेस्थीसिया देते हैं, सो इट्स पेनलेस, वर्चुअली पेनलेस। आप मेरे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है, कभी कोई रिस्क इन्वॉल्व रहता है? अगर देखिए कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कितना ही छोटा हो, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उसमें रहते ही रहते हैं। अगर आपका जो जहाँ से आप करवा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर फुली इक्विप्ड आपका सेंटर नहीं है, तो जस्ट लाइक एनी सर्जिकल प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर, बट इन एक्सपर्ट हैंड्स इसमें 0% रिस्क रहता है इस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया है, अगर आप डिलीजेंटली दे रहे हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है। ब्लड लॉस इसमें प्रॉपर, अगर आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे यूज कर रहे हैं, ब्लड लॉस नहीं होता। एंड लेटर ऑन जो आपका, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया है तो प्रोसेस के बाद 3 से 4 घंटे में वी आर ऑफ। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि कोई हार्ट पेशेंट था, डायबिटिक था, उसे एंजाइटी हो गई और वो जब आप उसको ट्रांसप्लांट कर रहे थे तो तब ऐसी कोई घटना घट जाती है? हाँ, ये कुछ घटनाएं बॉम्बे में हुई थी, बट वो संभावना उन क्लिनिक्स पे ज्यादा रहती है जो कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे खाली आपके विजिटिंग डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिन लोग को मतलब एक डॉक्टर टू पेशेंट रिलेशनशिप आपका डेवलप नहीं हुआ। तो आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिजिशियन साथ रखते हैं? नॉट एग्जैक्टली। शुरू में हम लोग जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस वक्त थोड़ा एंजाइटी हमें भी होती थी, तो उस वक्त हमने किया, बट विद एक्सपीरियंस अब हमें यूँ कह लीजिए कि समझ में या शुरू की इंटरेक्शन में हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किस तरीके की, हार्ट की या कुछ भी, या कोई एंटीकोगुलेंट्स पे तो नहीं है, या ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा बंदा। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके फिर ऑलमोस्ट ये समझिए कि 100% जब सेफ्टी प्रोफाइल हमारा ओके है, क्योंकि इलेक्टिव प्रोसीजर है तो हमको इसमें रिस्क लेने का तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं है, ओनली देन फिर हम अलाउ करते हैं। ऑन कॉल ऑन स्टैंड डेफिनेटली, बाकी जो लोग हैं जो हमारे और फैकल्टी रहती है वो तो स्टैंड बाय तो रहती है। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहते हैं कि ग्राफ्टिंग जो है बड़ी टाइम स्पेंडिंग और बड़ी कॉस्टली प्रक्रिया है। डेफिनेटली देखिए, एक ही लाइन में मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। जो व्यक्ति इसको जितना जल्दी समझ ले उतना वो क्रक्स तक पहुंच जाता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर अगर आप प्रॉपरली इस प्रोसीजर को करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे करियर की शुरुआत में हम एक दिन में बोले तो 10 घंटे के अंदर वी वर एबल टू डू 25 to 2600 ग्राफ्स, बट अब हम 8 घंटे के अंदर, 8 से 10 घंटे के अंदर हम 7000 ग्राफ्ट लगाते हैं। तो हमारा सारा प्रोसीजर सिंगल डे पे लिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स समय भी रहता है। जब हम एक 12 घंटे समझिए कि 10 बंदों की टीम अगर किसी के ऊपर काम कर रही है तो वो ऑफ कोर्स उस इंजन को ड्राइव करने के लिए तेल तो उसमें डालना पड़ेगा, और वो तेल पैसा है, तो इसलिए ये प्रोसीजर कॉस्टली है। तो अगर पेशेंट को पेशेंस भी बहुत रखनी पड़ती होगी। हाँ, पेशेंस रखनी पड़ती है। इनिशियल पेन इसमें नहीं है, बट हाँ आप खुद समझ के चलते हैं कि अगर आपको एक पोजीशन में फिक्स करके लिटा दिया जाए, मसलन 8-10 घंटे के लिए आपको हम बोल दें कि देखिए अब आपको इसी पोजीशन में रहना है, ऑफ कोर्स बीच में मूवमेंट्स हैं, आप
चल फिर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, खा लिया पी लिया, वो सब चलता रहता है, बट दे आर वेरी शॉर्ट ब्रेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक फिक्स्ड उसमें पोजीशन में रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक आम रूटीन है हर आदमी का कि जब उसके बाल झड़ने शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो केमिस्ट से, फिर वो लोकल आयुर्वेद से और लोकल डॉक्टरों से, यूनानी और सारी तरह के, यहाँ तक कि कोई सांडा का तेल, जैसे आपने देखा पता नहीं वो क्या क्या टोट के अडॉप्ट करता है कि उसके बाल आ जाए। वो बाला मूवी में सब दिखाया है। जी हाँ, तो उसको क्या आप सजेस्ट करेंगे? इससे पहले और बात करते हैं, डॉक्टर तक बाद में पहुंचते हैं, पहले तो घर के बड़े बुजुर्ग के पुत्र तेल नहीं लगाता, तू आ बैठ तेल लगवा पहले, तो वहां से शुरू होती है हमारी स्टोरी। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मल्टीविटामिन लेवल्स हैं हमारे, स्ट्रेस है, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन। हेयर फॉल को अगर हम हल्के में लेने चलें, पुराने वक्त में आज से 15-20 साल पहले जब कोई इलाज ही नहीं था तो नोबडी यूज्ड टू केयर, ठीक है गंजा हो गया, कैप डालिए, चलो चलते रहेंगे। बट अब आज हमारे पास सुविधाएं हैं, पैसा है, संपन्नता है, और लुक्स के प्रति हम अभी जागरूक हो चुके हैं। तो बच्चे आज की डेट में आप समझ के चलिए 20-21 साल का बच्चा कैन डू एनीथिंग फॉर बालों के लिए, कुछ भी करेगा, है ना। तो उस स्टेज के अंदर मैं सारे यंगस्टर्स को एक ही बात कहना चाहूंगा, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट, विटामिन के लेवल आपकी बॉडी में बिल्कुल अल्टीमेट होने चाहिए, स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है, दूर रहने की कोशिश करनी है, रह पाए नहीं रह पाए, चलो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हर एक के साथ होते हैं, 3 चीजें नहीं। चौथा, नीम हकीम वाला काम नहीं करना कि आप उधर गए तो उसने मिनॉक्सिडिल पकड़ा दिया केमिस्ट ने, देन लगाना शुरू कर दिया, मालूम पड़ा 3 महीने के बाद तो हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ गया। ऐसी सिचुएशन से 100% बचिए। टॉक टू योर एक्सपर्ट, आपके पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ट्रैकोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वाला बंदा, तो उन लोगों का एक विजन, एक आपके प्रति एक डेडिकेशन है, वो यही काम कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये चीज़ है, इसको इस तरीके से संभालो। डेंड्रफ स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है, एक्स्ट्रा ऑयल लगाने के साथ रिलेटेड है, और उससे हेयर फॉल होता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑयल लगाने से डैंड्रफ बढ़ती है? यस यस यस। इतना बड़ा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ही दे रहा हूँ, डैंड्रफ की मैंने बात छेड़ी है। देखिए, एक आम साधारण सोसाइटी के अंदर जैसे ही डैंड्रफ दिखता है, बालों पे, वो पुत्र तेन खुशकी होगी, चलो तेल लगाओ, है ना। बिल्कुल। अब क्या है, वो खुशकी नहीं है, वो बेसिकली फंगस है जो आपके स्कैल्प पे नॉर्मली रहती है, बट वो उभर आती है इन द सेंस कि जब आपका एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीट होता है ड्यू टू स्ट्रेस या ऑयली स्किन, बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे एक्स्ट्रा ऑयल आया, वो फंगस ग्रो करना शुरू कर दिया। फंगस जैसे ग्रो करेगी, स्कैल्प की पीएच लो हो जाती है, एसिडिक पीएच हो जाती है। और जैसे एसिडिक पीएच होएगी, अगर हल्का सा स्ट्रेंथ कम है बालों के अंदर ड्यू टू जीन्स और समथिंग, तो बाल गिरने स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो हेयर फॉल स्टार्ट होएगा तो फिर आप घर वाले वही बोलेंगे कि खुशकी है गया, चल बेटा और तेल लगा, तेल से और फंगस, फिर और उस सर्कल में आप फंसते चले जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम, आज की डेट में बालों के बारे में बहुत सारी रिसर्च और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो एक एक्सपर्ट से जरूर राय लें कि प्रॉब्लम है क्या है, इसका क्या डायग्नोसिस। नहीं डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा मामला आया है कि किसी की शादी इस वजह से ना हुई हो कि उसके गंजा था? आप समझिए, कोरोना में अब बाल तो एक लास्ट चीज है जिसके प्रति बंदा सोचेगा, बट स्टिल हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि जो 22 साल से लेकर 26-27 साल तक का सेगमेंट है, अब इनमें बॉल्डनेस की वजह से मैरिज तो ऑफ कोर्स आज की डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, डोनर एरिया है, तो डेफिनेटली यू विल रन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दैट इज द रीजन कि हम लोग का कारोबार अभी भी चल रहा है। नहीं डॉक्टर, कोई ऐसी कोई बात आई है कि आपके सामने के सिर्फ गंजे होने की वजह से उसका रिश्ता टूट गया हो? एक नहीं, हजारों, एक नहीं हजारों, बहुत ज्यादा। ये तो इतनी, आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जींद से एक मेरे पास जिम्मेदार गया, जाट फैमिली से बिलोंग करता था, कि जी डॉक्टर साहब मेरी शादी नहीं हो रही। जो लड़की आती है मेरे बाल देखती है कि भैया तेरे बाल नहीं है, तो रिजेक्ट करके चली जाती है। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, उसकी 1 या 2 एकड़ जमीन थी, तो अब मैंने क्या कर सकता, करवाना मैंने आपसे, हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख के आया, भाई ये तो मेरी भी मजबूरी है, मैंने तो आगे सारा पीछे देखो 20-25 बंदे मेरे पास काम करते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बट देन उसने कहा कि मैं डॉक्टर साहब क्या करूँ बताओ, कणक ला के गिर दूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी बातों से मेरे को वो आखिर में वो रो पड़ा कि जी मेरी जिंदगी खराब हो रही है, आप ही मेरी, मैं तो भाई किसी सस्ती जगह से करवा ले, कहता फिर रिजल्ट नहीं आएगा, वो मैंने देखा हुआ करा के। एनीवेज हमने कुछ अपनी तरफ से हेल्प करी, कुछ कैसे कर के उस बंदे का हमने ट्रांसप्लांट किया, तो उसकी अराउंड एक साल के बाद, 1.25 साल के बाद शादी हुई।
तो फिर Okay. बासमती की पूरी वो कहीं से अरेंज रूंज करके, उनके तो उतनी नहीं, वो कहता मैं दूसरी जगह से रिश्तेदार से पकड़ के लाया, उसने क्लिनिक पे ला के। अच्छा। सो हमारे लिए बड़ा हार्ट टचिंग मोमेंट था कि हालांकि है तो इलेक्टिव सर्जरी, बट आप फिर भी किसी की जिंदगी को इससे बदलाव दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा सेलिब्रिटी आपके पास आया हो हाँ, जिसके आपने यस यस यस, सेलिब्रिटी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का किया हमने। वीरेंद्र घुमन जी हैं, बहुत सारे पंजाबी स्टार्स हैं। ओके। तो वो रूटीन में उनका फिर चेन सिस्टम होता है, एक सेलिब्रिटी ने कराया, उनके सर्कल में जो है वो दूसरे को बोल देगा, इस तरीके से वो चलता ही नहीं, रहता है। कोई किसी व्यक्ति ने जब उसके आपके हेयर आ गए हों, हाँ। उसने ऐसे कोई वर्ड्स कहे हों जो आपको हमेशा आज तक याद रहते होंगे? ऑलमोस्ट हर क्लाइंट ही ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट देके जाता है कि वो हमें पीछे एक था चाइना से, एक मतलब इंडियन था बंदा, चाइना में एमबीबीएस कर रहा था। तो वो उन्होंने बहुत सारा, पटियाला से थे, उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, तो करके एंड देन नहीं बना उनका, तो अल्टीमेटली हमारे पास आई पीआरपी वगैरह स्टेम सेल किया हमने, तो ही वाज लाइक ओके, 2-3 महीना ट्रीटमेंट। तो उन्हें एक छोटा सा बना के लाए, मैंने अपने गूगल प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है। तो उन्होंने स्पेशल एक कार्टून बना के प्रॉपर डॉक्टर विक्रम, यू चेंज माई लाइफ, यू चेंज माई कॉम्प्लीमेंट, वो मैंने अपनी क्लिनिक में सबसे ऊपर लगा के रखा, तो बहुत प्यार से, दिल से। तो वही बात है कि अच्छा काम आप कहीं पे भी करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो दुआएं तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी। फतेहाबाद को मिस करते हैं डॉक्टर साहब? 200%, 200%। यहाँ वाला प्यार, यहाँ वाला साथ, यहाँ वाला अपनापन मुझे चंडीगढ़ का कहीं पे भी नहीं मिला। बड़ा शहर है, वहाँ पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, बट अपनापन नहीं है। जो यहाँ पे हम लोग की इंटरेक्शन थी, जो प्यार था, वो चीज़ वहाँ एब्सोल्युटली नहीं। फतेहाबाद के पेशेंट भी आते होंगे आपके? हाँ, बहुत आते हैं फतेहाबाद के, बहुत पेशेंट्स आते हैं, और पेशेंट नहीं कहता, मैं क्लाइंट बोलता हूँ आज की डेट में। चलो, आपने क्लाइंट कहा है तो एक सवाल और है, हाँ। जो पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इसमें कितनी कॉस्ट लग जाती है, या क्या देखो मैं बताता हूँ, ग्राफ्टिंग के हिसाब से चार्जेस लगते हैं? इसमें जो न्यू प्लेटिनम मैं आपको बताया कि जो हमने मॉडिफाई किया हुआ है, वो उसकी मशीनरी, उसके जो पंचेज हैं, वो सारे हम अलग से स्पेशली डिजाइन करवाते हैं। अगर मैं उससे एक फुल हेड लेके चलता हूँ, मान लो ऊपर पूरा खाली है, तो अप्रॉक्स कॉस्ट 90 to 95,000 हम लोग की पड़ती है। अगर हम रूटीन एफयू में चला जाए, जो पुराने वाला हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, जिससे आज से 6-7 साल पहले करते थे, उस केस में जो कॉस्ट है आपकी समवेयर अराउंड 65 to 70 फॉर फुल हेड आती है। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़, बट ऑफ कोर्स वो वेरिएशंस बहुत सारी है इसके अंदर, कुछ लोग मिक्स एंड मैच करवाते हैं, कुछ लोग थोड़ा हिस्सा करवा के बाकी बाद में करते हैं, तो इस तरीके का मैनेज हम लोग फिर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने हेयर लॉस के बारे में बड़े विस्तार से बताया। हमारे युवा, खास करके यंगस्टर, आजकल तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों में भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, और ख़ास बात डॉक्टर साहब ने ये बताई कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, इधर नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से राय करके सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। टेस्ट के बाद अगर मेडिसिन से ठीक हो सकता है तो करवाना चाहिए, नहीं तो चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में डॉक्टर साहब ने न्यू ग्राफ्ट हेयर क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक खोल रखा है। निसंदेह फतेहाबाद के एरिया के लिए इनके पास स्पेशल ऑफर भी रहते होंगे, स्पेशल डिस्काउंट भी रहते होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मुस्कुराहट जो है पेशेंट को आधा तो 100% ठीक कर देगी। आज डॉक्टर नवविक्रम जी हमारे बीच आए हैं, हम उनका थैंक्स करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, मैं लास्ट 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेहता साहब, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, जो स्ट्रीट मेल टीवी का आपका चैनल है। बहुत आप कंटेंट कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो फतेहाबाद का इसकी थोड़ी सी भी अगर कुछ अचीवमेंट है तो आप उसको एक फ्रंट लाइन पे लेके आ रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एफर्ट्स है दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने की इच्छा उत्पन्न होती ही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा भी चैनल हेयर साइंस विद डॉक्टर विक्रम है। मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, चलो ये मेहता साहब ने क्लिनिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, वो एक अलग चीज़ है, बट दिस इंटरव्यू ये इस मकसद से नहीं है कि हम अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस मैसेज है कि इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो उसका तरीका, उसको किसी न किसी तरीके से आप उसका कुछ रास्ता खोजिए, बजाय कि सेल्फ मेडिकेशन करने के कुछ गूगल पे देख के ये मिनॉक्सिडिल लगा लें, ये बायोटिन ले लें, ऐसा नहीं है। जस्ट फाइंड आउट द रीज़न
गो फॉर द राइट ट्रीटमेंट एंड देन जस्ट लाइक आपकी सारी चीज़ें फिर ठीक ठाक से स्ट्रीमलाइन चलेंगी। अदरवाइज एक बार समस्या स्टार्ट हो गई तो बहुत मेजर रीज़न है डिप्रेशन का, समझ के चलिएगा, डोंट टेक इट लाइटली, राइट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू। स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।